नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। शालिनी जी, कल आपकी बहू को देखा था। न सिर पर पल्लू, न आंखों में शर्म, लिपस्टिक और काले चश्मे में स्कूटी उड़ा रही थी। वैसे आपकी क्या गलती है? नौकरी वाली बहू खुद ही आप चुनकर लाई हैं। यह सब तो होना ही था, पड़ोसन कावेरी बोली और शालिनी जी का जवाब सुने बिना ही मुंह बनाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। शालिनी जी का मुंह कुछ बोलने के लिए खुला, पर फिर उन्होंने उसे जाते हुए देख अपने घर का रुख किया। आज कावेरी ने सुबह की सैर करते वक्त ही उनका मूड खराब कर दिया था। ये पहली बार नहीं था। कावेरी को जब भी मौका मिलता वह शालिनी जी की नई बहू पर ताना कसती। रिया पूरे मोहल्ले की पहली नौकरी वाली बहू बन शालिनी जी के घर आई थी। शालिनी जी की अपार इच्छा थी कि उनकी इकलौती बहू नौकरी वाली हो। उनकी अभिलाषा तब पूरी हुई जब मोहल्ले के बैंक में रिया ब्रांच मैनेजर बनकर आई। उसी बैंक में शालिनी जी का खाता भी था और उनके पति की पेंशन भी आती थी। रिया से यदाकदा उनकी मुलाकात होने लगी। रिया के स्वभाव और अपनेपन से महीने भर में शालिनी जी का दिल बाग बाग हो गया। अपने बैंकर बेटे के रिश्ते की बात उन्होंने हिचकते हुए रिया से कर दी। रिया भी शालिनी जी के उन्मुक्त विचारधारा से प्रभावित थी। उसने उनकी बातों को सकारात्मक ढंग से लिया और अपने पिता से बात कर शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन शादी के बाद कुछ कथित तौर पर खुद को परंपरावादी कहने वाले लोग रिया के आधुनिक कपड़े और व्यवहार पर ताना कसने लगे। जब तक वह उस मोहल्ले की बहू नहीं थी तब तक किसी को उसके व्यवहार और परिधान पर आपत्ति नहीं थी, परंतु जैसे ही उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और बहू के नाम की चुनरी ओढ़ी, तभी से उसे और शालिनी जी को इस तरह के कटाक्ष झेलने पड़ रहे थे। क्या हुआ रिया, यूँ भागती हुई क्यों आ रही है? इतनी तेज स्कूटी में ब्रेक लगाया तूने, कहीं गिर जाती तो? शालिनी जी ने अपनी बहू को हड़बड़ाते स्कूटी पार्क कर घर में घुसते देखा। माँ, वह नमिता आंटी आज सब्जी बाजार में मिल गई थी। मैंने सोचा बैंक से लौटते हुए सब्जी लेती आऊँ। सब्जी लेते हुए जब हेलमेट उतार रही थी तो मेरे सिर से स्टॉल गिर गया था। मैं स्टॉल सिर पर डाल ही रही थी कि उन्होंने मुझे देख लिया। जब मैंने नमस्ते कहा तो नमस्ते का जवाब दिए बिना बोली, अभी अभी तो बहू बनी हो, अभी से दुपट्टा गिराने लगी। हमें देखो, उम्र के इस पड़ाव में भी ये सिर ढका रहता है। अरे मेरी छोड़ो, अपनी सास से सीखो, उन्हें तो कभी हमने नहीं देखा तुम्हारी तरह। रिया ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तूने क्या जवाब दिया बहू? शालिनी जी ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा। सॉरी बोल दिया माँ मैंने। कल से हेलमेट नहीं लगाऊंगी और ठीक से दुपट्टा सर पर लपेट लूंगी। सोचती हूँ ये जीन्स पर डालने वाले स्टॉल छोड़कर सलवार कमीज़ वाला दुपट्टा रखूँ, या फिर स्कूटी छोड़कर रिक्शे से चली जाऊंगी। वैसे भी बैंक ज़्यादा दूर नहीं। रिया ने घबराते हुए कहा। ऐसा तू कुछ नहीं करेगी बहू। जिस तरह तू अपने आप को कंफर्टेबल समझो उस तरह रहो। सिर पर से दुपट्टा गिरना कोई अपराध नहीं और ना ही सम्मान देने का प्रतीक है। सम्मान तो व्यवहार और प्यार से दिया जाता है, जो तुम मुझे और अपने ससुर को देती हो। दूसरे की बात से तुम्हारा इस तरह से विचलित होना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में इसलिए पसंद किया है क्योंकि मुझे आत्मनिर्भर और आत्मरक्षक लड़कियां पसंद है, और क्योंकि मैं चाहकर भी उस प्रकार की नहीं बन पाई जिस प्रकार की मैं बनना चाहती थी। सभी के ताने सुनकर बर्दाश्त किया, जीती रही। जमाने का क्या है, जो दिल में आया वह बोल देते हैं। आज तुम्हारे सिर ढकने पर बोल रहे हैं, कल तुम्हारी नौकरी पर बोलेंगे। क्या क्या छोड़ोगी तुम? शालिनी जी ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन माँ, नमिता आंटी सही बोल रही थी ना। आप अभी तक सिर पर पल्लू रखती हो। मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, रिया ने धीमी आवाज़ में कहा। इस उम्र में सिर पर पल्ला रखना मेरी सोच है, जो मुझे पसंद है। यह निर्णय मैंने किसी के कहने या किसी को खुश रखने के लिए नहीं लिया। तुम मेरी तरह नहीं, अपनी तरह रहो बहू।
तुम बाहर नौकरी पर जाती आती हो, कभी शहर में तुम्हारी मीटिंग होती है, कभी तुम्हें इंस्पेक्शन पर जाना होता है। फिर तुम किस तरह इस प्रथा का निर्वहन कर पाओगी? विवाह के बाद ही मैंने नेक भी तुम्हें परिधान और विचार व्यक्त की स्वतंत्रता दे दी थी। फिर भी तुम नमिता को बिना जवाब दिए आ गई। यह पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। वह तुम पर अंगुली उठाती है, फिर भी तुम उसकी बातों की परवाह करती हो। शालिनी जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, माँ, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहती जिससे आपको ताने सुनने पड़े या पापा के सम्मान पर असर पड़े। इसलिए मैं वह सारी परंपरा मानने और निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ। कहीं मेरे बात रखने से वे ज़्यादा बुरा मान गई और आपको आकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यही वजह है कि मैं ताने मारने वाली आंटी को बिना जवाब दिए वापस आ जाती हूँ। रिया उदास होकर बोली। रिया के सरल व्यवहार से शालिनी जी अवगत थीं। उसके संस्कार ही उसे किसी को दुख पहुंचाने या अपमानित करने की अनुमति नहीं देते थे। तुम वही रिया हो जिसके आत्मविश्वास को देखकर मैं और तुम्हारे ससुर जी फिदा हो गए थे। सिर्फ सिंदूर लगाकर बहू के रूप में आने पर तुम पुरानी रिया को भूल रही हो। ये नमिता और कावेरी को किसने हक दिया कि वे तुम्हें जज करें? उन्हें अपने घर को देखने दो। उनकी बहू सिर से दुपट्टा नहीं गिराती, लेकिन अपनी आदर्श सास को आड़े हाथों लेती है। सम्मान की बात तो दूर, उनकी कही एक बात का भी पालन नहीं करती। रोज के झगड़ों की आवाज़ नमिता के घर से बाहर सड़कों तक आती है। शालिनी जी रिया को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी दोनों सास बहू की बातों को सुन रिया के पति और ससुर भी अपने कमरों से बाहर आंगन में आ गए। अपना एटीट्यूड दिखाया करो बहू, पढ़ी लिखी हो, सही गलत का फैसला ले सकती हो। किसी गैर की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान पर उंगली उठाए। तुम्हारे परिधान पर टिप्पणी कर वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं और तुम चुपचाप वापस आ जाती हो। उन्हें इतनी तवज्जो देने की क्या ज़रूरत है? ज़िंदगी में एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। ज़्यादा सरल होने से लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। एटीट्यूड तुम्हें तुम्हारा और दूसरों को उनकी औकात समझाता है। ससुर जी ने तेज़ आवाज़ में रिया को समझाया। रिया अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे बात समझ आ गई थी। शालिनी जी के इसी विचारों और ससुर जी की कही इन्हीं बातों से प्रभावित होकर उसने इस घर की बहू बनने का फैसला किया था। आज उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने अपने ससुर जी की बातों को अपने दिल में गिरह बनाकर रख लिया और शालिनी जी के गले लग गई। बैंक में किसी अकाउंट के टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के सिलसिले में रिया को ऑफिस से लौटने में 9 बज गए। अपनी सासू माँ को व्हाट्सएप पर उसने इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए शालिनी जी उसे लेने बैंक पहुँच गई थी। रिया ने उन्हें स्कूटी के पीछे बिठाया और घर की तरफ चल पड़ी। अरे रिया, आज इतनी रात को वापस आ रही हो? ऑफिस में सारे लोग रुके थे या सिर्फ तुम रुकी थी अकेली? किन किन के साथ? और लो अब शालिनी, तेरी यह भी ड्यूटी लग गई कि बहू को ऑफिस से वापस लाओ। पड़ोसन नमिता ने उपहास किया, जो अपने घर के बाहर चबूतरे पर पड़ोसन कावेरी के साथ अपने सुख दुख, पारिवारिक कलह बांट रही थी। शालिनी जी ने स्कूटी से उतरकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि वह वहाँ अकेली थी या किसी के साथ? हाँ, बेटी होती तो जाती ना, फिर बहू क्यों नहीं? तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के परिवार में टांग ना अड़ाया करो। हमने ऐसा क्या कह दिया शालिनी जो तुझे बुरा लगा? जवान बहू देर से आएगी तो लोग पूछेंगे ही। इस बार कावेरी और नमिता दोनों आकर सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी। तभी रिया बोल पड़ी, माँ, इन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा कि बुरा माना जाए। बात दरअसल ये है कि इनके घर में कोई नौकरी नहीं करता, इसलिए इन्हें पता नहीं है। ऑफिस से कभी कभी देर से आना स्वाभाविक है। अब ये टैक्स अटैचमेंट जैसी बात कहाँ समझेंगी? इनका घर शिक्षा के माहौल से काफ़ी दूर है। इन्होंने अपनी पोतियों को भी पढ़ाना बंद करा दिया और उन्हें ससुराल भेजने की तैयारी कर रही हैं। खुद जिस शिक्षा के अधिकार से वंचित रहीं, वही अधिकार अपनी पोतियों से भी छीन रही हैं। परसों नमिता आंटी बैंक आई थीं अपनी पोतियों के साथ। पैसे निकालने और विड्रॉल भी कैशियर ने फिल किया, क्योंकि ना तो दादी और ना तो पोती ये समझ पाई
कि उसे भरना कैसे है। अभी देखो, इतनी रात गए दोनों आंटी अपने घर की कलह का दुखड़ा रो रही हैं। अगर ये किसी के परिवार में टांग नहीं अड़ाएंगी तो दिन कैसे बीतेगा। जिंदगी जीने के लिए कुछ मिर्च मसाला तो चाहिए ना। रिया ने मुस्कुराते हुए बोला और शालिनी जी का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली गई। नमिता और कावेरी एक दूसरे के लाल सूट चेहरे को पढ़ रही थीं। उन्हें रिया से इस तरह सुनना बेइज्जती का एहसास करा रहा था। रिया और शालिनी थोड़ी देर बातचीत कर सबों के साथ खाना खाकर सो गए। माँ, आज मैं हेड ऑफिस जा रही हूँ। ये कोट पैंट पहन लेती हूँ, मीटिंग है मेरी अपने सीनियर्स के साथ। रिया सुबह सुबह शालिनी जी के गले लगकर बोली। हाँ बेटा, ये बहुत सुंदर है, पहन लो। शालिनी जी मुस्कुराकर बोली और जब रिया तैयार हुई तो दोनों सास ससुर उसे निहारते रह गए। रिया का पति उसे गाड़ी से छोड़ने जाने लगा तो रिया ने खुद से कार ड्राइव करने की बात की। जैसे ही रिया गाड़ी निकालकर बाहर आई तो नमिता और कावेरी आंटी घर के बाहर चबूतरे पर खड़ी दिखीं। उन्हें देख शालिनी जी झेप गईं। क्या सुबह सुबह ये दोनों फिर कुछ बोलेंगी और मेरी बहू का मूड खराब होगा। ये सोचकर शालिनी जी ने रिया को जल्दी जाने का संकेत किया, लेकिन रिया ने गाड़ी से उतरकर उन दोनों के सामने अपने सास ससुर के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। इस बार हर बार की तरह दोनों पड़ोसी आंटियों को नमस्ते भी नहीं बोला। आज उसने कोट पैंट पहन रखा था, सिंदूर भी थोड़ा सा, और एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ में घड़ी पहन रखी थी। सिर पर कोई स्टॉल या दुपट्टा नहीं था, लेकिन आश्चर्य की बात हुई, दोनों आंटी अपनी नज़रों को झुकाए हुए रिया के जाने का इंतज़ार करती रहीं। रिया की उस रात की बात और आज उसका एटीट्यूड ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। रिया ने उन्हें देखकर हॉर्न बजाया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रिया के ससुर और सास अपनी हंसी रोक नहीं पाए। आज उनकी बहू ने अपना एटीट्यूड जो दिखा दिया था। सम्मान उसी को देना चाहिए जो इसके लायक हो। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख किसी को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए कि वह आपकी खुशी छीन ले, चाहे वह घर परिवार हो या फिर पड़ोस या आपका ऑफिस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।